जो पिता अपनी बेटी को इतना प्यार करता हो, जो पिता अपनी बेटी को अगर एक पल ना देखे तो उसके बिना पागल सा हो जाता था, जिसके इतना प्यार करने के बाद वो पिता जो होता है उसके बारे में यही सोचता है कि मेरी बेटी को अच्छा घर मिले, अच्छा वर मिले। पिता जो होता है जब उसकी बेटी कहीं गायब हो जाती है तो उसके लिए रोता है, गिड़गिड़ाता है और मजबूर हो जाता है, पुलिस वालों के आगे हाथ पैर जोड़ता है और कहता है कि एक बार मेरी बेटी को ढूंढ दीजिए, एक बार मेरी बेटी को मेरे पास ला दीजिए, मैं आपका यह एहसान कभी नहीं भूलूंगा। वे पुलिस वाले जो होते हैं उनकी बेटी को वापस लाते हैं। वापस लाने के बाद जब उसके सौंप दिया जाता है, वही पिता जो होता है एक दिन अपनी बेटी के साथ कुछ ऐसा करता है जिस पर पुलिस वाले भी सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि जो पिता हमारे सामने 1 महीना पहले आकर गिड़गिड़ा रहा था, रो रहा था कि मेरी बेटी को ढूंढ दीजिए, मेरी बेटी को मुझसे मिला दीजिए वरना अच्छा नहीं होगा, आज उस पिता ने ही अपनी बेटी के साथ ऐसा करा तो करा क्यों है। इस केस में शामिल जो होती है उसकी माँ भी होती है, उसके पिता भी होते हैं, यानी कि ये दोनों पति पत्नी जो होते हैं अपनी बेटी के साथ कुछ ऐसा करते हैं जिसे जानकर आप हैरान हो जाएंगे, सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिरकार माँ बाप ऐसा भी कर सकते हैं। वो अपनी बेटियों की खुशियाँ चाहते थे या फिर अपनी बेटी का खुशी उनसे देखी नहीं गई, ये जानने के लिए बने रहिए इस कहानी के साथ, इस घटना के साथ। आखिरकार वे अपनी बेटी के साथ ऐसा करते तो करते क्यों हैं, उनकी बेटी ने ऐसा कौन सा काम किया था जो उन्हें अच्छा नहीं लगा। चले तो बिना देरी के इस घटना को शुरू करते हैं और जानते हैं कि इस घटना में क्या होता है और क्या नहीं होता है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, हर हर महादेव। मेरा नाम रूपा है और आज की ये घटना बिहार प्रदेश का एक जिला लगता है मुजफ्फरपुर और इसी का एक थाना लगता है मुसहरी थाना, और इसी थाने के अंतर्गत एक गांव आता है टुमकी। दरअसल इस गांव में रहने वाला एक पार्षद का बेटा जिसका नाम मिथुन होता है, मिथुन की उम्र जो होती है वो 24 साल होती है, और उसी में ही दूसरे पार्षद के रहने वाला एक और होता है जिसका नाम नरेश पंडित होता है। नरेश पंडित की एक बेटी होती है जिसका नाम चित्रा पंडित होता है। चित्रा पंडित से मिथुन जो होता था वो प्यार करता था और उसके साथ रहता था और कई साल से उसके साथ रिलेशनशिप में रह रहा था। लेकिन एक दिन जो होता है 25 मार्च को उसकी संपर्क नहीं हो पा रहा था चित्रा से। जब उसका संपर्क नहीं हो पा रहा था चित्रा से तब वो सोचने लगता है कि कोई बात हो गई होगी। वो अगले दिन का इंतजार करता है। जब अगले दिन भी चित्रा का फ़ोन नहीं आता तभी वो अगले दिन का इंतजार करता है। जब अगले दिन का इंतजार करता है उसके घर जाता है, उसके घर के चक्कर भी लगाता है, लेकिन उसकी जो प्रेमिका होती है यानी कि चित्रा होती है वो उसे नहीं दिखती, घर पर भी नहीं दिखती, बाहर भी नहीं दिखती। तो वो थोड़ा सा परेशान हो जाता है। 2-3 दिन बीत जाने के बाद भी जब चित्रा का कोई फ़ोन नहीं आता तो उसे अंदर ही अंदर एक डर सताने लगता है कि आखिरकार उसके साथ कुछ गलत तो नहीं हो गया। तभी वो हर जगह हर एक कोशिश करता है और हर एक मुमकिन कोशिश करता है जिससे कि उसका चित्रा से संपर्क हो पाए, लेकिन चित्रा से उसका संपर्क नहीं हो पाता है। 25 अप्रैल से उसे 30 अप्रैल आ जाता है, लेकिन 5 दिनों में जब उसकी बात चित्रा से नहीं हो पाती तभी वो सोचने लगता है, उसे डर सताने लगता है। वो बिना कुछ देरी के वो एक अपने ही गांव के चौकीदार के पास जाता है जिसका नाम अनिल कुमार होता है। वो अनिल कुमार से संपर्क करता है और उससे पूछता है कि क्या तुम जानते हो कि ये इनकी बेटी कहाँ पर गई है, क्या तुम्हें पता है। और ऐसा कोई भी नहीं था उस गांव में व्यक्ति जिसे अनिल या कुमार हो या फिर कोई भी हो जिसकी प्रेम कहानी का इन दोनों की यानी कि चित्रा की और जो मिथुन होता है इनकी प्रेम कहानी का सबको पता था, यानी कि पूरे गांव को पता था। चौकीदार जो होता है वो कहता है कि नहीं, मुझे नहीं पता, अपने घर ही होगी, तुझे क्या हो गया, तुझे फिर से उसके पास जाना है क्या, छोड़ यार उसे, उसकी बातें ना कर। लेकिन वो जो उसका प्रेमी होता है मिथुन, वो कहता है कि नहीं, उसके साथ कुछ गलत तो नहीं हो गया है, ना ही तो मेरे संपर्क में आई है, ना ही उसने मुझसे बात किया और ना ही मुझे वो घर पर दिखाई दे रही है। चौकीदार जो होता है अनिल कुमार वो कहता है कि अपने वहाँ पर गई होगी, रिश्तेदारी में गई होगी, तो इतना परेशान क्यों हो रहा है। तो वो कहता है कि नहीं, तुम एक बार पता करो। तभी अनिल कुमार जो होता है वो पता करने की कोशिश करता है, लेकिन जब उसे पता नहीं लगता तभी वो सोचने लगता है कि क्या वाकई में ये सब कुछ सही तो नहीं कह रहा है, कहीं उसके साथ कुछ गलत तो नहीं हो गया है। तभी अनिल कुमार जो होता है पुलिस स्टेशन में संपर्क करता है। संपर्क करने के बाद वो कहता है कि क्या साहब तुम जानते हो उस मिथुन और चित्रा के केस को, जो केस तुमने मार्च में निपटाया था, यानी कि 1 महीना पहले जो एक लड़की भागी थी लड़के के साथ, वो तुमने उसके घर पर ला कर दी थी, क्या तुम्हें कुछ याद आया। तो वो कहता है कि हाँ, क्यों नहीं, मुझे याद है वो केस, तो मैं तो आज भी याद रखूँगा और आगे भी चलकर याद रखूँगा कि कैसे उसका बाप मेरे पास आकर रो रहा था, उसकी आंखें जो हैं इतनी नम हो रही थी। वाकई में ही एक पिता अपनी बेटी से कोई प्यार कर पाएगा। तो जो चौकीदार होता है अनिल कुमार वो कहता है कि साहब उसकी बेटी 5 दिन से यहाँ दिखाई नहीं दे रही है, कहीं उसके साथ कुछ गलत तो नहीं हो गया। पुलिस वाले जो होते हैं पहले तो कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन जब ये मिथुन होता है वो कहता है कि मुझे पूरा पक्का विश्वास है कि वो अगर कहीं जाती तो मुझसे संपर्क करने की ज़रूर कोशिश करती, उसके साथ कुछ गलत हो गया, आप एक बार प्लीज़ उसके बारे में जानने की कोशिश कीजिए। पुलिस वाले जो होते हैं उनकी बात को गंभीरता से लेते हैं। गंभीरता से लेने के बाद
वे नरेश पंडित के घर पहुंच जाते हैं। घर पहुंचने के बाद उनसे पूछने लगते हैं कि तुम्हारी बेटी कहाँ पर है। नरेश पंडित जो होता है वो कहता है कि मेरी बेटी तो यहाँ पर नहीं है। क्यों, क्या हुआ साहब, आपको उससे कुछ काम था क्या? तो पुलिस वाले जो होते हैं वे कहते हैं कि कुछ नहीं, बस मैं उससे एक बार मिलना चाहता हूँ। तो भी उसके पिता जो होते हैं कहते हैं कि साहब वो तो यहाँ पर नहीं है, वो रिश्तेदारी में गई हुई है हमारी। तो पुलिस वाले जो होते हैं वे कहते हैं कि ठीक है, हमारी एक बार आप बात करवा दीजिए, हम उससे बात कर लेते हैं। तभी ये जो नरेश पंडित होता है फ़ोन मिलाता है। फ़ोन मिलाने के बाद जब रिश्तेदारी में कहता है कि मेरी बेटी कहाँ पर है, तो उधर से ये जो नरेश पंडित होता है खुद ही कहता है पुलिस वालों से कि साहब वो तो वहाँ पर अभी नहीं है, वो बाहर को गई है। यानी कि इसके अपने रिश्तेदारों को पहले से बता कर रखा था कि तुम्हें ऐसे कहना है। इसके रिश्तेदार जो होता है वो कहता है कि यहीं पर है। अब पुलिस वाले जो होते हैं कहते हैं कि कोई बात नहीं, तुम हमारी वीडियो कॉल करवा दो, उसका नंबर दे दो, हमें उसका पता दे दो, हम उससे सिर्फ एक बार मिलना चाहते हैं, उसे देखना चाहते हैं और कुछ नहीं है। नरेश पंडित का जब ये सारी बातें पुलिस वाले कहते हैं तो उसको धड़ धड़ पसीना चूने लगता है। जब पसीना चूने लगता है वो घबरा जाता है। घबरा जाने के बाद पुलिस वाले जो होते हैं उससे एड्रेस लेते हैं। एड्रेस लेने के बाद जब वहाँ पर भी उसकी बेटी नहीं मिलती तो पुलिस वाले जो होते हैं नरेश पंडित को हिरासत में लेते हैं। हिरासत में लेने के बाद उससे पूछताछ करते हैं और कड़ी पूछताछ करने के बाद जब पुलिस वाले उससे बार बार कह रहे थे तो नरेश पंडित जो होता है वो कहता है कि मुझे नहीं पता। लेकिन जब उस पर सख्ताई दिखाई जाती है, सख्ताई दिखा देने के बाद नरेश पंडित जो होता है टूट जाता है। टूट जाने के बाद एक ऐसी कहानी सुनाता है जिस कहानी को सुनकर पुलिस वाले जो होते हैं हैरान हो जाते हैं, सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि एक बाप अपनी बेटी के साथ ऐसा भी कर सकता है। नरेश पंडित जो होता है वो बताता है कि साहब मेरी बेटी चित्रा की जो प्रेम कहानी चल रही थी मिथुन के साथ चल रही थी, और ये आज से नहीं कई साल से चल रही थी। जब कई साल से उसके साथ इसकी प्रेम कहानी चल रही थी तभी एक दिन जो होता है हमें पता चल जाता है। जब पता चल जाता है तभी मैं अपनी बेटी को मना करता हूँ और कहता हूँ कि तुम मुझसे बात ना करो। लेकिन मेरी बेटी जो होती है वो मानती ही नहीं है, वो लगातार मिथुन से बात करती रहती है। और बात करते करते मेरी बेटी जो होती है वो मिथुन के साथ एक दिन भाग भी जाती है। जब मैं आपके पास आया था मैंने आपके सामने गिड़गिड़ाया था कि मेरी बेटी को वापस ला दो, और वो भाग जाने के बाद हमसे कोई संपर्क भी नहीं करना चाहती थी। लेकिन जब वो हमें मिल जाती है, 1 महीना पहले हम उसे घर लेकर आते हैं, तब हम हमसे बहुत समझाते हैं और कहते हैं कि तुम मिथुन से ना बात करो, क्योंकि मिथुन जो होता है ना ही तो हमारी कास्ट का है और ना ही हमारी जात का है, इसलिए मैं उसके साथ तो उसकी शादी नहीं करवा सकता था। मैंने उसे 1000 बार मना किया। मैंने कहा कि मैं तुम्हारे लिए एक अच्छा लड़का ढूंढ कर लेकर आऊँगा, मैं तुम्हारे लिए एक ऐसा लड़का ढूंढ कर लेकर आऊँगा जो तुम्हें बहुत खुश रखेगा। लेकिन चित्रा जो होती है उसके सर पर सिर्फ एक ही भूत चढ़ा था कि वो मिथुन से बहुत प्यार करती है और मिथुन के साथ ही रहेगी। जब ये सारी बातें वो अपने पिता से साफ साफ कह देती है कि मुझे मिथुन के साथ रहना और मैं इससे बहुत प्यार करती हूँ। लेकिन जब वो भागने के बाद घर वापस आती है हम उससे मना करते हैं कि तुम मिथुन से बात ना करो। लेकिन चित्रा जो होती है वो लगातार फिर भी मिथुन से बात कर रही थी। जब लगातार मिथुन से बात कर रही थी और मिथुन के साथ उसने कई बार वो कहीं जगह मिली भी थी जाकर, यानी कि चाहे वो घर हो या फिर कहीं भी हो, जब भी फंक्शन वंक्शन हुआ करता था तो घर में आ जाया करता था और जो कभी कभी बाहर भी मिला करती थी। यानी कि ये दोनों जो होते हैं कई साल से एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध भी बना रहे थे और एक दूसरे के साथ रह रहे थे। जब ये सारी बातें पिता को पता चलती है तो उनके दिल पर एक पत्थर सा लगता है, यानी कि उनके दिल को बहुत चोट लगती है। पिता जो होते हैं जब बार बार समझाने के बाद भी वो नहीं मानती, तब कहीं जाकर पिता जो होते हैं वे कहते हैं कि बेटी हमारे बस के बाहर हो गया है और तुम ऐसा नहीं कर सकती हो। तभी कभी कभी उसे मार भी दिया करते थे, कभी कभी उस पर हाथ भी उठा दिया करते थे। लेकिन जब चित्रा जो होती है वो रट लगा कर बैठ जाती है कि मिथुन से शादी करूँगी, तभी माँ बाप जो होते हैं वो नॉर्मल हो जाते हैं। नॉर्मल हो जाने के बाद कहते हैं कि कोई बात नहीं बेटा, चलो जैसी तुम्हारी इच्छा। अब एक दिन ये बताता है कि मैंने एनिवर्सरी की पार्टी नहीं दी थी, लेकिन एनिवर्सरी की जब पार्टी नहीं दी थी तब मैं एनिवर्सरी की पार्टी रखता हूँ। यानी कि एनिवर्सरी की जो पार्टी होती है वो 25 अप्रैल की होती है। यानी कि एनिवर्सरी तो उनकी हो चुकी होती है लेकिन पार्टी ये 25 अप्रैल को करते हैं। 25 अप्रैल को जब पार्टी का सारा सामान आता है उसमें डीजे हो या फिर मेहमान हो, आस पड़ोस के लोग हों, सभी को बुलाया जाता है। जब सभी को बुलाया जाता है तभी ये नरेश पंडित जो होता है अपनी बेटी के लिए नए कपड़े लेकर आता है। नए कपड़े लेकर आने के बाद उसे पहनाता है और अपनी बेटी के साथ अच्छे से बोलता है, चालता है, सब चीज़ अच्छे से करता है। अब नीचे जो होता है वो खाना पीना चल रहा था। डीजे की जो आवाज़ होती है वो बहुत तेज़ हो रही थी। यानी कि उसका पिता जो होता है वो कहकर भी आता है कि डीजे की आवाज़ बढ़ा लो, मौज मस्ती करो, आराम से, मेरी बेटी भी ऊपर से आ रही है। अब ऐसे ही जब ये ऊपर जाता है, ऊपर जाने के बाद अपनी बेटी के ऊपर टूट पड़ता है। टूट पड़ने के बाद इसकी पत्नी जो होती है वो भी टूट पड़ती है। यानी कि ये 4 दोस्तों के साथ मिलकर अपनी बेटी की जान ले लेता है, उसका गला घोट देता है। गला घोट देने के बाद अभी सोचने लगते हैं कि हम इसके साथ क्या करें, लेकिन इन्होंने पहले ही पूरा इंतजाम कर रखा था। यानी कि जब पार्टी थी, पार्टी में खाने का सामान आया था, खाने के सामान की जो खुशबू थी वो दूर तक जा रही थी। यानी कि किसी को पता ना चले, किसी को इसकी बू ना आ जाए। और ऐसे ही जो डीजे की आवाज़ थी वो बहुत तेज़ कर दी गई थी कि इसकी चीखने की आवाज़ किसी को ना जा पाए। वो चीखती भी है,
इधर जो शादियों में सामान आता है, यानी कि किसी फंक्शन में सामान आता है, एक तंदूर की भट्टी होती है, वो लाई जाती है। लाई जाने के बाद जब तंदूर की रोटियां बन रही थी तो उसे एक अपने लिए भी रखा जाता है। अपने लिए रखने लेने के बाद उसमें उसकी बेटी मर जाती है। मर जाने के बाद उसके छोटे छोटे पीस करते हैं। छोटे छोटे पीस कर देने के बाद उसे भट्टी में जला देते हैं। भट्टी में जला देने के बाद जब उसकी राख हो जाती है तो राख को वे नदी में फेंक कर, यानी कि नहर में फेंक कर आ जाते हैं। पुलिस वाले जो होते हैं जब ये सारी बात पता चलती है पुलिस वालों को, तो पुलिस वालों को यकीन नहीं हो रहा था। वे सोच नहीं पा रहे थे कि एक पिता ऐसा भी कर सकता है। पिता जो होता है नरेश कहता है कि हमारी बेटी जब हमसे बहस करने लगी, हमारी बेटी जब हमसे उल्टा बोलने लगी, हमने अपनी बेटी को बड़े नाज से पाला था, हमने बेटी को बड़े प्यार से रखा था, लेकिन हमारी बेटी ने ही हमारे साथ ऐसा किया तो हमें बहुत गुस्सा आ जाता है और हम ऐसा कर देते हैं। पुलिस वाले जो होते हैं वे कहते हैं कि तुमने उसकी जो शव है वो वैसे ही जला दिया, यानी कि भट्टी में राख बनाकर उसे बहा भी दिया। पुलिस वालों को उसका जो शव होता है वो भी बरामद नहीं हो पाता। ये बात जब पता चलती है, यानी कि पहले ही पुलिस वाले जो होते हैं जब पूछताछ करते हैं तो उससे पूछते हैं कि लड़की का शव कहाँ पर है, तब ये बता देता है कि उसका शव तो मेरे पास है ही नहीं। यानी कि सबूत जो होते हैं वो सारे पहले ही मिटा चुका था, लेकिन वो कबूल करता है, कन्फेंस करता है और कहता है कि हाँ, मैंने अपनी बेटी को अपनी पत्नी और 4 दोस्तों के साथ मिलकर मारा है। यानी कि उसकी माँ जो होती है उसे भी थोड़ी सी दया नहीं आती अपनी बेटी के ऊपर। वे सिर्फ इसलिए अपनी बेटी को मार देते हैं क्योंकि इसकी बेटी जो होती है वो किसी गैर कास्ट के साथ, यानी कि अदर कास्ट के साथ प्यार करती थी, यानी कि एक लड़के से प्यार करती थी। उसे प्यार की सज़ा मिली है। उसे प्यार करने की सज़ा इतनी भारी पड़ेगी उसे भी पता नहीं था। उसे नहीं पता था कि ये पार्टी जो है उसे मारने के लिए रखी गई। ये पार्टी किसी एनिवर्सरी की पार्टी के लिए नहीं रखी गई है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मकसद मेरा आपका दिल दुखाना नहीं था, आपको परेशान करना नहीं था, आपको घटना के बारे में बताना था, आपको सचेत करना था। आप अपने परिवार के साथ खुश रहिए। नमस्कार।